आज मैंने एक बच्चे को छोटू कहकर बुलाया क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता था। आपको कई जगहों पर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो भीख मांगते हैं और मजदूरी करते हैं। ऐसे ही छोटू को नाम और पहचान देने के लिए छोटू फाउंडेशन ने कदम उठाया है। छोटू फाउंडेशन कैसे और क्या काम करता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं जैसे ये पूछ रहा हूँ कि ये भीख क्यों मंगवाता है इससे? जब आपके हाँ, मेन बात मुझे ये बता, इससे भीख क्यों मंगवाता है? जब तू ठीक ठाक है, तू उसको अपना पति बता रहा है, तो काम क्यों नहीं करता? अभी तो तू इसका पति था, अब तू मददगार बन गया। हाँ, अभी तो तू इसका पति बन रहा था, अब मददगार बन गया तू 2 मिनट में। अभी क्या बोल रहा था? अभी बोल रहा था कि मैं इसका पति हूँ। अभी अब तू बोल रहा है कि मैं इसकी मदद करी, अब मैं इसको घर भेजूंगा। 1 रुपया 2 रुपया के लिए आप किसी के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कह रहे कि मैं मना करता हूँ। आप ये बताइए मना क्यों करते जब आपको ज्ञान नहीं था कि इससे नशा करते हैं? तो मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ये नहीं दिया सकता, इससे नशा होता है। बेटा ये कहाँ से लिया था आपने? डाक खाने पर से। कहाँ से? दुकान है, वहाँ से लिया था। नमस्कार, मैं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं ABN टीवी। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो छोटू फाउंडेशन के फाउंडर है, नाम रिकी है, जिन्होंने गरीब और बेसहारा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए दिन रात एक किया है, जिनका उद्देश्य ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है, बल्कि उन्हें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी खुद करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। तो आइए हम बात करते हैं रिकी जी से। रिकी जी, स्वागत है आपका ABN में। तो रिकी जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये रहेगा कि ये छोटू फाउंडेशन, इसकी शुरुआत जब आपने सोचा है, मतलब कैसे चीजें आपके दिमाग में आएगी ये स्टार्ट करना? देखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो घटनाक्रम से जुड़ी हुई होती हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि वो आपको प्रेरित करती हैं कुछ अच्छा या बुरा करने के लिए। कोई आतंकवादी भी बनता है तो वो एक घटना की वजह से बनता है, कोई चोर बनता है तो घटना की वजह से बनता है। तो मेरे जीवन में ये चीज़ एक घटना थी कि मैं बता दूंगा, मैं फिरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ, यूपी में, आगरा के पास में एक फिरोज़ाबाद जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। हाँ, सुहाग नगरी जिसको बोला जाता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं एक तहसील है टूंडला। मैं आगरा से वहाँ से लौट रहा था। वहाँ पे टूंडला में हीरा लाल की कुल्फ़ी बड़ी मशहूर है। तो वहाँ पे एक बच्चा जो है छोटा सा था, 10 साल का रहा होगा, 8 से 10 साल का, वो वहाँ कुल्फ़ी बेचने का काम किया करता था। उसका नाम शायद ललुआ करके कुछ रहा होगा, गांव का था। तो वहाँ वो कुल्फ़ी बेचने का काम किया करता था। तो मैं वहाँ से आ रहा था, वहीं टूंडला पे था। तो वहाँ वो कुल्फ़ी बेच रहा था और मेरे सामने जो घटना घटी वो ऐसी थी कि उसको एक बस थी, वो कुचल के चली गई मेरे सामने। तो मेरे सामने उसका सिर कुचल के चली गई। तो वो चीज़ मैंने जब देखी तो बस तब आप देखिए, आपने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, मैंने भी वो देखा। अगर सपोज करो ऐसी कोई चीजें किसी के सामने हो जाए तो बहुत ही तो जी तो वो मेरे सामने की बिल्कुल, मतलब मेरे जस्ट सामने की बात थी। तो मेरे सामने ये सब हुआ। ठीक है, जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ट्रेन से कट जाते हैं लोग, देखते हैं एक्सीडेंट भी देखते हैं, सब कुछ ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद वो चीज़ें हमारे हाथ वो दिमाग में रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मैंने घटना देखी, घटना देखने के बाद मैं घर गया और नॉर्मली सब सोते हैं, तो मैं सो गया और बस फिर वो चीज़ें सपने में आईं कि वो बच्चा मर गया। बहुत बुरा लगा कि मेरे सामने ये सब हुआ। तो रहता है ना कि कोई घटना होती है तो घटना हम लोग वजह पता करने की कोशिश करते हैं। उसका वजह मैंने पता की, तो मैंने न्यूज़पेपर में भी, जैसे आप भी एक न्यूज़ चैनल ही हैं, है ना, तो मुझे पता चला कि वो एक बाल श्रमिक था। वो अपना घर चलाने के लिए या कोई भी अन्य कारण रहा होगा, वो कुछ श्रम करता था और उससे जो कुल्फ़ी बेच के जो भी पैसे आते थे उससे घर वगैरह जो भी उसका खर्चा चलता था। बाल श्रमिक था, ये दिमाग में बात आई। उसके बाद वो चीज़ें चलती रहीं, सपने आते गए। तो फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग 26 जनवरी पे, हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सामने एक नाटक चलता था। तो इसी तरीके के नाटक सपने में आते रहे कि भाई एक बच्चा है, वो मर गया है। चीज़ें बस होता है ना, केमिकल लोचा जो होता है दिमाग में, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम शायद उसके कहीं जिम्मेदार तो नहीं। हाँ, बस वो चीज़, केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में। तो वो चीज़ चला। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है कि जो चीज़ें फिर उसके बाद जब दिमाग में, मैं आपको बता रहा था कि सपने में आया, फिर उसके बाद मैं जहाँ भी जाता था, जैसे कि आप लोग बारात में जाते हैं, बारात में लोग नाचते गाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैं बारात में जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हंडे और लाइट उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, है ना।
मैं सड़कों पर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। मैं सड़कों पर जाता हूँ तो देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे वहाँ कबाड़ा बीन रहे हैं। ये केवल मुझे नहीं दिखता है, मेरे 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 आंखों पे कोई मिस्टर इंडिया वाला कोई लाल चश्मा नहीं लगा हुआ है, ये सबको दिखता है। लेकिन फ़र्क ये है कि दिखता सभी को है, और मुझे लगता है कि देखने में और ध्यान देने में बड़ा फ़र्क है। कई बार होता है कि चीजें हमें दिखती हैं पर हम मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेर लेते हैं। दिखता सभी को है, लेकिन तब दिख मुझे भी रहा था, लेकिन हुआ ये कि मैंने ध्यान देना शुरू किया। वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहीं कि भाई ऐसा क्यों होता है। आया दिमाग में तो फिर सोचा कि चलिए इस पर कुछ करते हैं। वो घटना तो थी ही दिमाग में, उसकी वजह से ही तो प्रेरित हुआ था। तो उसके बाद फिर सोचा दिमाग में कि कुछ करना है तो, लेकिन आर्थिक स्थिति घर की इतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी मजदूरी करते थे और हम भी मजदूरी करते थे। हम भी बचपन में बाल श्रमिक रहे हैं, फैक्ट्री में काम किया है, कांच का भी काम किया है। एक STD थी, उस पर भी बैठा करते थे, पहले मोबाइल नहीं थे, तो काफ़ी काम किया है। तो उसके बाद देन फिर सोचा कि कुछ किया जाए। अब आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक चमत्कार हुआ कि एक भैया थे, उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने, विजय अग्रवाल उनका नाम है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है आगरा में। उन्होंने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था अहमदपुर में, उन्होंने मुझे देखने के लिए दे दिया। तो उसमें मेरे को थोड़ी बहुत इनकम हो गई अच्छी 2-3 महीने में। उसी पैसे से फिर मैं लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी कैमरा वैमरा अपना सेटअप किया, लेके आया। अच्छा। और वो इसलिए लेके आया क्योंकि मैं, देखिए और NGOs भी काम करते हैं, बच्चों के लिए एडमिशन करा देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, बांट देते हैं, खिला देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपको समस्या को ख़त्म करना है तो समस्या की पहले वजह को जानना होगा। क्योंकि अगर शरीर में कोई, अगर आपके बुखार है या कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी शरीर में बीमारी है, तो उसकी दवा आप जब कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उसकी मर्ज क्या है। आपने जड़ पकड़ी, फुलक नहीं पकड़ी। हाँ, तो वो है। तो मेरे दिमाग में प्लान आया कि हम लोग पहले पता करें कि आखिर ये वजह क्या है जिसकी वजह से बच्चे भीख मांगते हैं, कबाड़ा बीनते, क्या विवशता है उनकी, क्या उनके पीछे समस्या है। कैमरा वगैरह आया भैया की बदौलत, बस शुरू हो गए, स्टोरी कवर करने लगे आप लोगों की तरह। फिर जगह जगह जो भी बच्चा देखा, जो जैसे कोई बच्चा अगर दिख गया रास्ते में तो उसको बस उसकी स्टोरी कवर करने लगे और देखने लगे कि कहाँ जाएगा, कैसे क्या करेगा। जैसे होता है ना डिस्कवरी में किसी भी जानवर के ऊपर शोध करते हैं, उस तरह से कोई बच्चा मिल गया, उसके पीछे पीछे गए हैं, क्या खाएगा, पैसा कहाँ से लेगा, फिर उस पैसे का क्या करेगा। तो उस समय बहुत सारे अनुभव ऐसे हुए, खट्टे मीठे अनुभव थे। बहुत से अनुभव ऐसे भी हो कि कुछ बच्चे नशा करते थे, बहुत से अनुभव ऐसे थे कि कुछ बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी, बहुत से ऐसे थे कि जो मजबूरी में करते थे। तो भांति अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कारण समझ में आए। तो उन कारणों पर एक फ़ाइल बनाई। फिरोज़ाबाद का होम टाउन है, मैं फिरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ, फिरोज़ाबाद से काम शुरू किया और उस फाइल को बना करके जिलाधिकारी महोदया वहाँ नेहा शर्मा थी उस समय की, तो हम पहुँच गए उनके पास। फाइल बना के पूरे शहर, जिले का, मतलब नगर का सर्वे कर लिया पूरे फिरोज़ाबाद का और लेके पहुँच गए। और उस समय जब मैंने ये किया था, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि काम बहुत आसान है, मैं क्या करूँगा। मुझे ये लगता था कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, प्रशासन होता है, वो लोगों की भलाई के लिए होता है। ऐसा लोग आज भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं ये पूरा समस्याओं का, देखिए मैंने क्या काम किया। पहले मैंने बच्चे का फ़ोटो लगाया, फोटो, बच्चे का नाम, पिता का नाम, अगर पिता है तो उसके घर में, परिवार में कौन कौन है, उसकी दुर्दशा का कारण क्या है और उसकी दुर्दशा का जो कारण है वो कैसे समाप्त हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आ सकते हैं, वो भी मैंने मेंशन किया। सारी चीजें आपने लिख के दी, सब कुछ पूरा होमवर्क में करके ले गया। और मुझे ये लगा कि मैं DM साहिबा को जाके दूंगा फाइल और वो फ़ौरन एक ऑर्डर करेंगी और बच्चों की ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी। लेकिन हुआ ये कि मैं मैडम से मिला, उन्होंने मुझे वादा किया और फिर मैं अधिकारियों के चक्कर काटता रहा 6 महीने तक। एक वादा खिलाफी हो गई। मैं 6 महीने तक, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले मतलब 6 महीने तक ऐसा कोई भी मतलब बच्चों से संबंधित ऐसा कोई भी अधिकारी की ऑफिस ऐसा कोई नहीं छोड़ा, मैंने दफ्तर नहीं छोड़ा जहां पर मैं नहीं गया। मैं जाके उनसे कहा, अब वहाँ भी मेरे को ऐसे ऐसे अनुभव मिले, आपको भी मिले होंगे, कि जिस बच्चे का एडमिशन NCLP योजना के अंतर्गत कराना है, जो सरकार द्वारा योजना चलती है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत जो बाल श्रमिक बच्चे उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और उसके बाद उनको कौशल विकास के बारे में बताया जाता है। तो ये योजना है सरकार की। हमने कहा कि देखिए हमने इतने बच्चे दिए हैं, आपकी योजना के अंतर्गत है कि फिट बैठते हैं तो इनको इसमें ही करवा दीजिए। तो वहाँ के जो लेबर कमिश्नर थे, वहाँ की तरफ से उन लोगों का जो सर्वे आया उसमें कहा गया, मेरे पास एक लेटर आया कि हमने आपके फलां जगह के 4 बच्चे एडमिशन उनका हमने वहाँ करा दिया है। मैं वो कागज़ देखा, लेबर कमिश्नर जो थे उनका साइन हो रहा था,
सब चीज़ बाकायदा प्रमाणित थी। हम बस भाई उसकी जांच करने पहुंचे। मैंने कहा देखा किन बच्चों का एडमिशन हो गया, पहली बार है, चलो कुछ तो हुआ। बिल्कुल सही बात। जब देखने गए तो उनकी माँ ने हमसे कहा कि बेटा आपकी कसम, अपने तीन बच्चे थे उनके, तीनों बच्चों की कसम खा के कहते हैं कोई भी यहाँ आया तक नहीं है। अब बताइए, जहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा था, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो चल रहा था, वहीं पे उसी केंद्र के, जैसे आपका न्यूज चैनल है इसके नीचे कुछ चल रहा हो, उसी केंद्र के वो चलता था ऊपर, उसके जस्ट नीचे एक बाल श्रमिक रहता है जो जैसे वो कुल्फी बेचता था जो मर गया, वही वहाँ थैली बेचता है बस स्टैंड में, पानी की थैली बेचता, वो भी बाल श्रमिक है। और ऊपर जो केंद्र चल रहा है जिसकी जिम्मेदारी है बाल श्रमिक को पढ़ाने की, और वो उसको पूरी गली में ढूंढ रहा है। ऐसे ही होता है सर। अब बताइए, ये है हमारा प्रशासन और ये है हमारी योजनाएं, ऐसे चलती हैं। मेरा एक रिकी जी ये भी है कि कानून के अंतर्गत 14 साल के बच्चे को मान्यता नहीं है कि वो कोई काम करे। अच्छा, तो उस चीज को लेके आपके जहन में क्या चीजें आती है? अच्छा, आपने कहा 14 साल तक के बच्चे को, और खासकर जब उस बच्चे मतलब बच्चे के आगे पीछे कोई ना हो, सरकार आपने जैसे खुद अभी बोला कि भाई नहीं सुनती है, तो उस टाइम में तो बंदा काम ही करेगा ना। अब आप उस चीज के लिए कानून बना दो कि नहीं भाई आप काम नहीं कर सकते या आप उस बच्चे को रख नहीं सकते, देखिए आप हेल्प नहीं करने देना चाहते, तो वो चीजें। ये देखिए, देश में बहुत सारे कानून बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं, पुराने भी हैं, लेकिन मुझे लगता है वो समय के साथ बदलने भी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कानून बने हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हम लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को विवश मतलब मजबूर बनाने के लिए बने हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, उसके पिता मजदूर थे, मजदूरी करते थे, ठीक है, मजदूरी करते थे, डेली का उनका 100-150 रुपये का अपना था, उससे अपना परिवार चलता था। उनके 3 बच्चे थे, एक माँ और एक पत्नी थी, ठीक। तो वो उसको उस समय चिकनगुनिया बहुत चल रहा था, चिकनगुनिया जो बुखार होता ना पैरों हाथ पैरों में। तो अब वो बेचारा डेली काम करने जाता था, कमा के लाता था, तब उसके घर का चूल्हा जलता था। अब हुआ ये कि उसको चिकनगुनिया हो गया तो काम करने के लायक वो नहीं रहा, और वो बुखार कम से कम 1 महीने 15 दिन में जाता है, तब आदमी काम करने के लायक बनता है। वो वहाँ काम करता था। उसके बाद में जब उसको ये बुखार हो गया तो वो 1 महीने घर पे बैठ गया। अब उसका इलाज कराने के लिए उसकी जो बच्चे की माँ थी वो दर रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पैसा उधार ले करके उसने अपने पति का इलाज कराया। इलाज तो हो गया, वो ठीक भी हो गया, वो गया काम करने के लिए। अब जो क्या बोलते हैं, कर्जा हो गया, उसको चुकाना। फिर हुआ ये कि उसको और ज़्यादा दिक्कत आ गई, वो बिल्कुल बेकार हो गया। अब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहा, बुखार में उसका ठीक नहीं हुआ, और वो इसी तरह से जूझता रहा अपनी परिस्थितियों से। और उसने अपने परिवार को, मेरी आंखों देखी बात है ये, हुआ ये कि उसने अपने परिवार को पालने के लिए, जब उस पर कर्जा भी हो गया, काम भी वो कर नहीं पा रहा था, वो गया जरूर काम करने के लिए, बुखार तो उसका ठीक हो गया, लेकिन उसमें ये होता है कि जो जॉइंट होते हैं हड्डी के, वो काम नहीं करते हैं, वो काम नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद जब वो उसको चुनौती थी कि घर कैसे चलाएगा, वो काम नहीं करे तो घर नहीं चला, वो काम वो कर नहीं सकता है, उसने अपना खून बेचा। आप देखिए कि हम जिस देश को भारत महान बोलते हैं, बहुत मैं भी कहता हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, मुझे भी गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, पर इसकी दुर्दशा पे गर्व नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के पेट भरने के लिए उसे खून बेचना पड़े, उसने खून बेचा। अब सुनिए आगे की कहानी। उसने वहाँ खून बेचा, खून बेचने के बाद उसने जैसे तैसे अपने घर वालों को, मतलब वो कुछ दिन का खर्चा चलाया, लेकिन कर्जा भी था। अब वो तो पढ़ा लिखा कम था, मजदूर था बेचारा, उसे ये लगा कि 1 किलो अनार का जूस पीऊंगा और दोबारा से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन कमजोरी में उसने वो खून दे दिया, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक। अब उसके बाद जब उसकी माँ के ऊपर कर्जा भी था, 1-2 दिन तो खाना दे देते हैं पड़ोसी, फिर उसके बाद कौन देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा और उसकी माँ दोनों काम करने लग गए। बच्चा लग गया एक होटल पे, ढाबे पे काम करने, जो कहते हैं ना कि छोटू रोटी लिया, छोटू सब्जी लिया, तो वही छोटू पहुंच गया, वो बन गया छोटू। हम मानते हैं एक बाल श्रमिक को, हमारे देश में जिस बच्चे का नाम नहीं जानते उसको हम छोटू कहते हैं, और मैं मानता हूँ जो छोटू है वो बाल श्रमिक होता है। वो छोटू बन गया, वो बाल श्रमिक बन गया, वो वहाँ काम करने लगा, उसकी माँ काम करने लगी, और किसी तरह से वो अपने घर को चलाने लगे। उसको जो कुछ भी खाना मिलता था वो घर पे ले जाता था, खाने पे काम करता था। वहाँ पर
आपके इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं, बाल श्रमिक जो बाल श्रम कानून देखते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं, उस बच्चे को पकड़ लाते हैं। उस दुकानदार पे जो ढाबे वाला उसको दुकान पे काम दे रहा था, कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती भी करते हैं, लेकिन वो मजबूरीवश था, उस पर 21,000 रुपये का 20,000 रुपये का जुर्माना लग गया दुकानदार के ऊपर। उस बच्चे का काम चला गया, रोजगार चला गया। उसकी माँ 2 दिन तक लगातार उसको छुड़ाने के लिए CWC के चक्कर लगाने लगी, और उसके बाद हुआ ये कि वो बच्चे का काम तो चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो भीख मांगने लगा, ऐसे बना वो भिखारी। ठीक। और अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इस कानून में 20,000 रुपया ढाबे वाले के ऊपर तो जुर्माना लगा, उस बच्चे का क्या? सही बात, उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला, उसका तो रोजगार भी आपने छीन लिया। रोजगार गया, सारी चीज गया। अगर 20,000 रुपया, वही 20,000 रुपया जो आपने जो जुर्माने के तौर पे लिया था, वही 20,000 रुपया अगर आप उसके लिए खर्च कर देते, उस बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए लगा देते, उसकी दुर्दशा का कारण ठीक करने के लिए लगा देते, उसके परिवार की स्थिति ठीक करने के लिए लगा देते, उसके छप्पर था, उसके यहाँ टपकता था, उसके घर की त्रिपाल नहीं लगा पाए आप 20,000 रुपये में, क्या फायदा ऐसे कानून का? मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, छोटू फाउंडेशन का एक फेसबुक पेज है जो एक इन्होंने चैन बनाई थी, शुरुआत करी, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पेज क्रिएट करा, लाइव वीडियो वहां से शूट करके डालते थे, सब चीज जो वहां से स्टार्ट करी इन्होंने, और काफी अच्छे लेवल पे लोगों के साथ जुड़े। उसके बाद छोटू फाउंडेशन में जो चीज अभी मैं कहूँ 2 से 3 दिन पहले जो हुई, वो ये हुआ कि इनका पेज किसी ने हैक कर लिया। उसके बाद अब जो समस्या है कि जो इनके फॉलोअर्स थे या सपोर्टर थे, वो कहीं ना कहीं एक तितर बितर हो गए। तो मैं वही है सर, बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं उस चीज के लिए। मैं कभी सामने नहीं आता था, चीज़ें बदलना चाहता था, और मैंने कहते हैं ना कि दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं, वही अच्छों को मैं, वो कहते हैं ना चलनी जो होती है छानने वाली, वो छान छान के मैंने एक परिवार बनाया था फेसबुक पे। उसके माध्यम से हमारी पाठशालाएं चलती थीं, हम लोगों की मदद करते थे, लोग जुड़े हुए थे। वो फेसबुक पेज किसी ने हैक कर लिया, अब जो परिवार था वो टूट गया, जो अच्छाई की चैन बनाई थी वो टूटती मुझे नज़र आ रही है। तो अच्छाई की चैन वैसे कभी टूटती नहीं है, आप हौसला रखिए, सब आपके साथ है। जो काम आप स्टार्ट करा है आपने, बहुत काबिले तारीफ है, हर कोई आपसे जुड़ेगा। एटलीस्ट मैं भी काफी टाइम से आपकी वीडियोस देख रहा था, आपके साथ जुड़ा हुआ था, तो करिए स्टार्ट। बाकी आप जो अपील करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। अपील बस इतना ही है कि अपने आसपास के लोगों की हेल्प करिए जितना हो सके उतना, और हमारी जो हमने चैन बनाई थी तो उसमें जो परिवार हमारा टूट गया, वो परिवार मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि दोबारा बन जाए। हमने दोबारा एक और पेज बनाया छोटू फाउंडेशन फैमिली नाम से, वो उस पर लोग उसको सर्च करें, आइए और दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है कि काम तो मैं करूँगा, और काम मैंने शुरू भी कर दिया आज से, फिर दोबारा से उसी तरीके से होगा। पेज मैंने लोगों के हाथों छोड़ दिया, जैसा भी करेंगे बस। छोटू फाउंडेशन गरीब, लाचार और बेबस बच्चों को पढ़ने लिखने में सशक्त बनाता है, और उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चा, वो छोटू आत्मनिर्भर बने। ज़्यादा जानकारी के लिए छोटू फाउंडेशन के फेसबुक पेज का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ABNN TV का ये प्रोग्राम, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।